नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित हम 10 क्वेश्चन पर डेली डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये डेली प्रैक्टिस सेट के नाम से अपलोड होता है, जिसका कि ये 7वां भाग है। और यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ सब CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। 10 क्वेश्चन होता है लेकिन मैं सभी प्रश्नों को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसको डेली देखा करिएगा। सुबह 7 बजे ये वाला वीडियो जो है डेली अपलोड होता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में नागपुर के भोसला शासकों ने शासन किया था। शुरुआत में तो जो बिम्बाजी भोसले हैं उन्होंने प्रत्यक्ष यहाँ पर शासन किया, लेकिन उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की नियुक्ति शुरू हुई। तो नीचे कुछ सूबेदारों के नाम दिए हुए हैं, केशव गोविंद, विट्ठल राव दिनकर, महिपत राव, सखाराम हरि। तो इनका कार्यकाल के हिसाब से आपको लगाना है, मतलब कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो देखिएगा, इन चारों में से जो महिपत राव दिनकर हैं ये सबसे पहले आए। महिपत राव दिनकर ये सबसे पहले आए। उसके बाद देखिएगा विट्ठल राव दिनकर ये दूसरे नंबर। उसके बाद केशव गोविंद एक। उसके बाद सखाराम हरि। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4। ये जो स है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो देखो, जो सूबा शासन है उसके तहत जो पहला सूबेदार था वो महिपत राव दिनकर नियुक्त हुआ। महिपत राव दिनकर, ध्यान रखना, सबसे पहला कौन था? महिपत राव दिनकर। दूसरे नंबर में विट्ठल राव दिनकर, जिसके समय में परगना पद्धति की शुरुआत हुई थी। इसने परगना पद्धति की शुरुआत की। परगना का प्रमुख कौन होता था? तो कमाविजदार। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद एक विट्ठल राव दिनकर के बाद एक सूबेदार नियुक्त होता है भवानी कालू। भवानी कालू के बाद होता है केशव गोविंद। केशव गोविंद, केशव गोविंद का जो कार्यकाल है सबसे लंबा कार्यकाल था। ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक किस सूबेदार ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, तो वो था केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद 2 सूबेदार, मतलब 2 लोगों ने सूबेदारी प्राप्त की थी, बीकाजी पिरडी और दोर्री कुल्लुलकर। ये दोनों एक साथ आपको याद रखना है। इसके बाद अगले हैं बीकाजी गोपाल। अगला कौन था? बीकाजी गोपाल। उसके बाद ये सखाराम हरि। सखाराम हरि की ना रतनपुर के किसी व्यक्ति ने गोली मार करके हत्या कर दी थी, क्योंकि जो सखाराम हरि था ये बहुत ज्यादा अत्याचारी था। उसके बाद यादव राव सखाराम हरि के बाद ना सीताराम टाटिया और उसके बाद यादव राव दिवाकर सबसे आखिरी सूबेदार। तो इन सूबेदारों का क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सन 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया? तो आप जल्दी से इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ना 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, क्योंकि इस बीच ना नागपुर के जो भोसले शासक थे वो अल्पवयस्क थे, छोटे थे, तो वो खुद से शासन नहीं कर सकते थे। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने नागपुर के भोसला शासक के संरक्षक की भूमिका निभाते हुए नागपुर में शासन किया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी शासन किया। तो नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट होता था मिस्टर जेनकिंस, वो नागपुर में था ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में, और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किया जाता था। तो इसी समय में ना, इसी काल में हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित होती है। तो यह कार्य किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो पहले रतनपुर था, बाद में रायपुर हुआ। तो किसने किया था? मेजर एगन्यू ने। मेजर एगन्यू, ध्यान रखना, मेजर एगन्यू ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाई रतनपुर के स्थान पर। और मेजर एगन्यू ने ना परगनों का पुनर्गठन किया। जो
मैंने पीछे बताया ना विट्ठल राव दिनकर जिसने परगना पद्धति की शुरुआत की थी, तो इसने जो है परगनों का पुनर्गठन करते हुए परगनों की संख्या को कम किया, 8 परगने बनाए इसने। कैप्टन एडमंड ये सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक था जो छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुआ, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 1858 ईस्वी में रायपुर में हुई सिपाही विद्रोह के नेता थे। तो जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो जनवरी 1858 ईस्वी में रायपुर में सिपाही विद्रोह होता है। तो जो ब्रिटिश सेना के जो सिपाही होते हैं ना वो विद्रोह करते हैं। तो इस विद्रोह का नेता कौन था ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से इसका आप आंसर करिए। तो देखिएगा कौन थे इसके नेता, तो हनुमान सिंह, वीर हनुमान सिंह। इन्होंने क्या किया था, अपने ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम क्या था, सिडवेल, मेजर सिडवेल, उसकी हत्या कर दी थी। सिडवेल, ये भी पूछा गया है किसकी हत्या की। तो ये जो है ब्रिटिश सेना में सिपाही थे, जैसे कि मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह किया था ना, ठीक उसी तरह से वीर हनुमान सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में विद्रोह किया था। वीर नारायण सिंह जी, भाई ये तो सोना खान के जमींदार थे और इन्होंने भी 1857 की क्रांति के दौर में विद्रोह किया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसके साथ मिलकर शुरू किया था। एक बार ये क्वेश्चन ना CGPSC ने पूछा था। तो माधवराव सप्रे जी ने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसको छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है पेंड्रा रोड बिलासपुर से निकलता था सन 1900 में, और ये 3 वर्ष निकला, सन 1900 से लेकर के 1903 तक। ये एक मासिक पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र। तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि इसका प्रकाशन माधवराव सप्रे जी ने किसके साथ मिल करके किया। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं। तो नॉर्मली ना माधवराव सप्रे जी तो सबको याद है, लेकिन इनके जो सहयोगी हैं उनका नाम भी पूछा जाता है। तो कौन थे भाई इनके सहयोगी, तो राम राव चित्रोलकर, इनके सहयोग से, मतलब ये दोनों मिल करके इस पत्रिका का संपादन करते हैं, मतलब इस पत्रिका को निकाला था। वैसे माधवराव सप्रे जी का नाम इसमें अग्रणी रहेगा, बाकी उनके सहयोगी के रूप में चित्रोलकर जी का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो नीचे कुछ विदेशी यात्रियों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विदेशी यात्री छत्तीसगढ़ आया हुआ था। तो जल्दी से आप लोग नीचे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, मैंने शायद पीछे किसी वीडियो में इस बारे में जिक्र किया था इस विदेशी यात्री के बारे में। तो कौन था भाई, मेगस्थनीज। ये तो मौर्य काल में भारत आया था ना, मौर्यों के समय में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाहियान ये चंद्रगुप्त ये मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में गुप्त वंश के समय। और जो वेनसोंग है ये हर्षवर्धन के काल में आया था। इत्सिंग ये जो है 7वीं शताब्दी के बाद आया था इत्सिंग। तो ये जो वेनसोंग है जो कि 7वीं शताब्दी के दशक में आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर भी आया था, सिरपुर आया हुआ था, ये ध्यान रखना। और सिरपुर में अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूपों का इसने जिक्र किया है कि इस क्षेत्र में अशोक के बौद्ध स्तूपों को मैंने देखा, ऐसा इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध कुछ समय तक छत्तीसगढ़ के सिरपुर में रहे थे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जी, कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए हुए थे सिरपुर में स्पेशली। तो इसके जानकारी का स्रोत क्या है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के सिरपुर में आए हुए थे, यहाँ ये कुछ समय निवासरत थे। तो देखिएगा एक पुस्तक है अवदान शतक, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है अवदान शतक। इसी अवदान शतक से पता चलता है कि ये जो
महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सिरपुर की यात्रा की थी। तो अवदान शतक आपको ध्यान में रखना है। बाकी भगवती सूत्र ये जैन धर्म ग्रंथ है, भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये वाला जैन है, ये जैन ये बौद्ध। और इन दोनों से ना 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष ने लिखा है गौतम बुद्ध जी के ऊपर। तो अवदान शतक से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिएगा जो कोटरी नदी है ये मोहला मानपुर तहसील से निकलती है राजनांदगांव जिले के, और ये इंद्रावती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सबरी नदी ये भी जो है दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होती है, मतलब कि बस्तर क्षेत्र में। बोर्डिंग नदी ये इंद्रावती की सहायक नदी है। नारंगी नदी जो कि कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से इसका उद्गम हुआ है, और कोंडागांव नगर इसी नारंगी नदी के तट पर है। तो ये भी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है। लेकिन जो सबरी नदी है ना, ये बस्तर क्षेत्र में तो प्रवाहित तो होती है, लेकिन ये इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा सबरी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़ के किस रियासत में भूमकाल विद्रोह हुआ था? काफी बार पूछा गया है भूमकाल विद्रोह के संबंध में, जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो भूमकाल विद्रोह ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो देखिएगा इसके जो नेतृत्व करता थे ना वो थे वीर गुंडाधुर, जो कि एक आदिवासी नेता थे, आदिवासी युवक थे। तो इन्होंने जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, और काफी मतलब इसका महत्वपूर्ण स्थान है भूमकाल विद्रोह का। और ये किस रियासत में हुआ था? तो बस्तर रियासत में हुआ था, जहां पर काकतीय वंश के शासक शासन करते थे। तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। तो देखिएगा बोल रहा है, नीचे 4 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। तो 1946 में तय होता है कैबिनेट मिशन वगैरह के बाद कि भैया भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, बस वो लोग जो है अपना संविधान बना ले। और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो कि उस समय मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो यहाँ से भी जो है संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ से 3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो आपको बताना है कि ये जो निर्वाचित हुए सदस्य वो कौन कौन थे। तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी बताइए इसका आंसर। तो देखिएगा कौन कौन थे। एक थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ई राघवेंद्र राव नहीं थे, ठाकुर छेदीलाल ये भी थे, घनश्याम सिंह गुप्त भी थे। मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 1 3 4 ये आपका आंसर होगा। 1 3 4 मतलब जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे ये चुने गए थे। ठाकुर छेदीलाल जिनको बैरिस्टर छेदीलाल भी बोला जाता है ये भी चुने गए थे। घनश्याम सिंह गुप्त ये भी जो है चुने गए थे संविधान सभा के लिए। तो इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, बस 3 ही है ये जो है इस संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में छायावाद के जनक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? तो हिंदी काव्य जगत में छायावाद के जनक के रूप में छत्तीसगढ़ के किस कवि को माना जाता है? तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिएगा इसका आंसर है मुकुटधर पांड्या। मुकुटधर पांडे जो कि छायावाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद के जनक माने जाते हैं। इनके 2 भाई और थे, एक तो लोचन प्रसाद पांडे, दूसरे बंशीधर पांडे। इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।